क्या बसपा का वोटर बहन जी के साथ है? जिस प्रकार बसपा द्वारा ये अपील की गई थी कि चाहे तो जो बसपा के कोर वोटर हैं या तो चुनाव में वोट डालने ही न जाएं, अगर वोट डालने जाएं तो नोटा बटन दबाएं। चूंकि घोसी विधानसभा उपचुनाव में नोटा को 1725 वोट मिले हैं, ऐसे में बड़े सवाल बहन जी पर खड़े हो रहे हैं कि बसपा का कोर वोटर खिसक गया है, बहन जी की बातों को दलित नहीं मान रहे हैं। अगर ऐसा होता तो केवल 17 से 25 वोट ही नोटा के नहीं आते। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार बहन जी और बसपा पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है। ये चुनावों के मौसम में बसपा कार्यकर्ता ग्राउंड में आ जाते हैं और 5 साल इनका पता नहीं रहता है। दलितों के नेता या दलितों के मसीहा, दलितों की बात करने वाले तो चंद्रशेखर रावण हैं। इस वक्त इस देश में सामाजिक न्याय की बात करने वाली केवल समाजवादी पार्टी है। तो साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए मेरा आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले अपने साथियों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। घोसी विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या बीएसपी का वोट बैंक अभी भी बहन जी के साथ है या कहीं ना कहीं जो बीएसपी का वोट है बहन जी के हाथों से छिटक गया है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे कि घोसी विधानसभा जो उपचुनाव हुआ था उसमें बहन जी का प्रभाव कितना रहा, बहन जी फैक्टर काम कितना किया और क्या दलित अब भी बहन जी को नेता मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। तो साथियों, आपको बता दूं जो घोसी विधानसभा उपचुनाव हुआ था उसमें बीजेपी के प्रत्याशी सुधाकर दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी के सुधाकर राव ने करीब 43,000 वोटों से हराया है। जो आंकड़े मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूं उनको आप ध्यान से सुनना, क्योंकि साथियों जो आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आंकड़े ही आने वाली बहुजन राजनीति का फैसला करेंगे कि हकीकत में दलित बहन जी के साथ ही हैं या बीजेपी या सपा के साथ चले गए हैं। तो सबसे पहले इसको मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले आप वो बातें, वो सवाल के बारे में जान लीजिए जो इस वक्त तमाम सोशल मीडिया, गली चौपारों में बातें की जा रही हैं। सबसे पहली बात तो ये निकल कर आ रही है कि बीजेपी की बी टीम है। तो साथियों इसके बारे में बता दूं कि बहन जी ने बिल्कुल साबित कर दिया है कि बीजेपी बहन जी को किसी से डर नहीं लगता, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। जब वो फैसला लेती हैं और जो बसपा के जितने भी कार्यकर्ता बहन जी के साथ रणनीति बनाकर कोई फैसला लेते हैं तो उस पर 100% कायम रहती हैं और केवल कायम ही नहीं रहती, उसको फॉलो भी करते हैं। उनके कार्यकर्ता, बहन जी के कार्यकर्ता बहन जी की बात भी मानते हैं। अभी आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन बने रहिए, इस वीडियो में पूरा का पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। तो ये बात तो थी कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है। बहन जी ने कैसे साबित किया कि उन्हें किसी ईडी, सीबीआई या किसी भी जांच एजेंसी से डर नहीं लगता और ना वो किसी की बी ना ए, कोई टीम नहीं है, वो स्वतंत्र पार्टी है, इसीलिए वो इस प्रकार के फैसलों को अंजाम दे रही हैं। दूसरा जुड़ू ये आता है समाज के अंदर कि इस वक्त इस देश में, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की अगर कोई बात करने वाला है तो समाजवादी पार्टी है, इसके अलावा कोई नहीं। ये बात कौन कहता है? जब आप भी देख सकते हैं ये वीडियो या तमाम हम वीडियो डालते हैं और अन्य मीडिया प्लेटफार्म के वीडियो में भी कमेंट करके कुछ लोग हैं जो विशेष जाति के हैं, विशेष सोच के हैं, वो लगातार बहन जी को टारगेट कर रहे हैं, बसपा को टारगेट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस वक्त अगर सामाजिक न्याय की कोई बात करने वाला है तो वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है। लेकिन ऐसे लोग जो मेरे और अन्य वीडियो जो बहुजन समाज की बात करता है, बसपा के लिए विश्लेषण करता है, तो उन पर ये कमेंट करते हैं कि केवल सामाजिक न्याय की बात तो अखिलेश यादव करते हैं। हाँ, हो सकता है आप सही कह रहे हो, लेकिन मेरा ये कहना है एक दलित पत्रकार होने के नाते, अब ये मत सोच लेना कि ये दलित मुद्दों पे ही बात करता है।
निश्चित तौर पर मैं सभी मुद्दों पर बात करता हूं, लेकिन जिस कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूं वो अनुसूचित जाति है जो बाबा साहब ने हमें दी है, जिसको भारत की राजनीति में दलित बोला जाता है। तो दलित होने के नाते मैं कह रहा हूं कि ये बात आपकी सही हो सकती है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सामाजिक न्याय की बात करने वाले इकलौते नेता हो सकते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, किसी पार्टी की तरफ से नहीं है, एक पत्रकार होने के नाते। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये है कि सामाजिक अन्याय करता कौन है? जी हाँ साथियों, आप देश भर में तमाम आंकड़े निकाल के देख लो, जब जब बहुजनों पर, दलितों पर, खास करके जो बहुजन समाज के, और तो क्या दलित में जो अनुसूचित जात आदिवासी समाज के तो युवा या समाज हो ही गया, पिछड़े वर्ग की वो जातियां जो गरीब हैं, जो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है, राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, उनका भी अगर कोई शोषण करता है, मनवादियों से ज्यादा, मनवादी भी सभी जातियों में होते हैं, दलित भी हो सकते हैं, ओबीसी भी हो सकता है, और जनरल वाले भी तो होते ही हैं अधिकतर। तो जो उनका शोषण करता है वो एनसीआरबी के आंकड़ों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा आंकड़े, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सबसे ज्यादा अगर कोई शोषण करता है तो जो कहते हैं कि ये हमारे समाज के न्याय के सबसे कड़े बड़े नेता हैं तो ओबीसी करता है। जी हाँ साथियों, ये मेरी बात आपको कड़वी जरूर लग रही होगी, लेकिन हकीकत ये है। आप ग्रामीण स्तर पर चले जाइए, जितना शोषण सवर्ण नहीं करते हैं उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा तो एससी एसटी पर, ओबीसी समाज के, पिछड़े वर्ग समाज के वो लोग करते हैं जो राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्रिय है, राजनीति उनका दबदबा है, वो लोग एससी एसटी के लोगों का शोषण करते हैं। अब मेरी बात का एक बात और ध्यान रखना, मुझे ओबीसी विरोधी, बहुजन विरोधी साबित मत कर देना। मैं इसमें उनको भी शामिल कर रहा हूं जो पिछड़े वर्ग के जो समाज हैं, जो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है, राजनीतिक रूप से उनकी भागीदारी नहीं है, उनका भी शोषण खुद पिछड़े वर्ग द्वारा किया जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। आप चाहे तो किसी भी पुलिस स्टेशन में से आंकड़े निकाल सकते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े देख सकते हैं। अगर जातिगत इनको चिन्हित किया जाए तो सबसे ज्यादा दलित आदिवासियों पर अन्य अत्याचार की घटनाएं आती हैं तो वो ओबीसी से आती हैं। अब आप कहते हैं कि सामाजिक न्याय, तो हम तो ये कहते हैं भाई सामाजिक न्याय की बात तो बाद में करना, पहले सामाजिक अन्याय होने ही मत दो। तो हम जाने कि आप दलित आदिवासियों के शुभचिंतक हैं। रही बात दूसरी, लगातार लोग कमेंट करते हैं कि चंद्रशेखर दलितों के मतलब नेता हैं, दलितों के इस वक्त जो सबसे बड़े नेता हैं चंद्रशेखर हैं। हाँ भाई, हम भी मानते हैं चंद्रशेखर भाई दलितों के नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जो राजनीति है उसमें अभी चंद्रशेखर भाई का इतना इफेक्ट नहीं है कि वो किसी भी पार्टी को हराने और जिताने का निर्णायक भूमिका में रह सकें। अगर आप कहते हैं, आप में कमेंट में स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, एक विशेष जाति के लोग ही ये कमेंट करते हैं कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है, दलितों के नेता तो चंद्रशेखर हैं। तो ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये विशेष जाति के लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर दलितों के नेता हैं। तो हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से अभी वो इतने प्रभावशाली नहीं है कि वो किसी की हार जीत को निश्चित कर सकें। और अगर आपको इतनी ही फिक्र है चंद्रशेखर भाई की, भीम आदमी आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की, तो क्यों नहीं आप सपा के साथ उन्हें गठबंधन में बुलाइए। इंडिया गठबंधन को चंद्रशेखर को बुलाना चाहिए, क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि ये इंडिया गठबंधन में जितने भी मनवादी प्रवृत्ति के नेता हैं, मनवादी प्रवृत्ति की पार्टियां हैं, ये कभी दलितों को ऊपर देखना ही नहीं चाहती। बाबा साहब ने हमें संवैधानिक रूप से एससी एसटी ओबीसी में, अल्पसंख्यक में डिवाइड किया और उन्होंने जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व करने के लिए आरक्षण की भी प्रावधान किया। लेकिन क्या 70 साल कांग्रेस और अब 20 साल 15 साल बीजेपी सरकार में है, सत्ता में है, इन्हें रिजर्वेशन और हक अधिकार दिए? निश्चित तौर पर नहीं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। जो अधिकार, हक अधिकार बाबा साहब ने दिए, उसी बात को कांसीराम साहब ने अपने नारे के माध्यम से, अपने आंदोलन के माध्यम से कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
और एक तरफ कहते हैं चाहे अखिलेश यादव हों या तमाम जो नेता जो अम्बेडकरवादी होने का दिखावा करते हैं और वो कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, तो बाबा साहब ने तो जो जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, उसी बात को जोर शोर से साहब कांसीराम ने उठाया था और नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब ऐसी स्थिति में जब पूरे देश में केवल जाटवों की संख्या 12-13% के करीब है पूरे देश में, फिर इसमें और भी दलित आते हैं, करीब 20% दलित हैं, तो आपको जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी देने में क्या दिक्कत होती है? आपके पेट में दर्द क्यों होने लगता है? फिर तो आप गैर जाटवों को भ्रमित करते हो, अफवाह फैलाते हो कि वो तो चमारों की नेता है, वो तो चमारों की भले कर रहे हैं, वो तो चमारों की टिकट देते हैं, वो चमारों की मंत्री बनाते हैं। बहन जी से ज्यादा सर्व समाज का हित और कोई नेता ने आज तक न तो रखा है न कोई रख पाएगा। बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी का नारा भी बहुजन हिताय से बदलकर सर्वजन हिताय केवल सामाजिक भागीदारी को ध्यान में रखते हुए दिया। उसका खामियाजा भी बहन जी को भुगतना पड़ा, कई प्रकार की अफवाहें फैलाई गई, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुजन समाज के खास करके दलित आदिवासी युवा जाग रहे हैं, वो समझ रहे हैं, और जो सामाजिक न्याय का दावा करते हैं कि हम सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, तो आप कीजिए जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी, लेकिन उससे तो आपको और आपके इंडिया गठबंधन के तमाम आकाओं को डर लगता है। और मैं आप बता दूं, जितने भी यादव हैं उनका काम इस टाइम पे बहन जी के खिलाफ नेगेटिव खबरें फैलाना, भ्रम फैलाना और नकारात्मक विचारों को गैर जाटव दलितों में प्रचार प्रसार करना, जाटों के प्रति गैर जाटव दलितों में नफरत फैलाना, ये इस टाइम पर ये 2 रुपए की 2 पैसे पर ट्वीट करने वाले ट्रोल आर्मियों का काम रह गया है। हालांकि अब मैं जो मेन उद्देश्य है उस पर आ रहा हूं कि जो घोसी विधानसभा चुनाव में सपा को कितने वोट मिले, बसपा को कितने, बसपा तो इस 23 में चुनाव नहीं लड़ी उपचुनाव में, लेकिन 22 में कितने मिले और बीजेपी को कितने मिले। तो साथ ही आपको बता दूं, बीजेपी को इस वक्त 2023 के उपचुनाव में करीब 43,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी को करीब 53,000 के करीब वोट मिले हैं और सुधाकर राव हैं, वो करीब 43,000 वोटों से जीते हैं। लेकिन अगर टोटल वोटों की बात की जाए 2023 में, तो टोटल वोट करीब डले हैं नोटा वगैरह सबको मिलाने के बाद करीब 2,20,000 2023 में डले हैं, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो टोटल वोट थे वो डले थे आपके 2,57,000। अब जो लोग कह रहे थे कि बहन जी का कोई वजूद नहीं है, बहन जी की बातों का दलितों पर कोई प्रभाव नहीं है, तो आप बताइए सीधे 27,000 वोट जिस प्रकार बसपा द्वारा कहा गया था या तो दलित वोट डालने नहीं जाएं या नोटा पर दबाएं, तो 27,000 तो घर से वोट डालने ही नहीं निकले हैं और 1725 के करीब नोटा पर वोट दिए हैं। और ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग सामाजिक होते हैं, उन्होंने सपा के लिए भी वोट किए होंगे, 1-2% बीजेपी के लिए भी वोट किए होंगे। लेकिन ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि बहन जी का प्रभाव दलितों में, बहुजन समाज में उतना ही है जितना 2007 से 12 के बीच में था, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो वोट कहीं ना कहीं सपा के लिए और ज़्यादा जाते। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जो बसपा ने ऐलान किया था कि या तो, अब वो क्यों किया था ये एक अलग मैटर है, उन्हें लग रहा था कि कहीं बीजेपी जीत ना जाए, तो इसीलिए बीएसपी द्वारा कहा गया था कि अगर वोट देना है तो नोटा को देना, वरना घर से ना निकल जाए, ताकि बीजेपी ना जीत जाए। तो साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपकी इस पूरे विश्लेषण पर क्या राय है, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देखते रहिए न्यूज़ 22। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।